नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है बुक इनकम टैक्स की एच सी मल्होत्रा वाली। और आज वो दिन है जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप हाउस प्रॉपर्टी की सारी वीडियो देख चुके होंगे, और अगर कुछ लगता है क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो पुरानी प्लेलिस्ट देख के काम चला सकते हैं। फिलहाल अभी चलेगा चैप्टर नंबर 3, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ये चैप्टर है और इसमें आपको ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा सा स्टैंड नीचे करें। ये सीधे काम चल रहा है तो ठीक है। ठीक है, यहाँ से लिखा है तो पढ़ो बेटा। पढ़ पाओगे तुम उससे? पढ़ो। An assessee may earn his income in India or outside India or at both places. यानी जो असेसी होता है, जो टैक्स पे करता है, वो अपनी कमाई को इंडिया में, इंडिया से बाहर या दोनों जगह कमा सकता है, ऐसा बताया गया है। आगे Which income is assessable in India depends on the residential status of a assessee. As such, a taxpayer has to pay tax according to his residential status in a particular financial year. तो इसमें बोला विच इनकम इज असेसेबल इन इंडिया। कौन सी इनकम को असेस किया जाए इंडिया में, वो डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। असेसी के रहने की स्थान के हिसाब से या स्टेटस के हिसाब से कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी इनकम असेस होनी चाहिए। As such, taxpayer has to pay tax according to his residential status। अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही उस पर वो टैक्स पे करता है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो चैप्टर हमें यही बताता है रेजिडेंस से टैक्स लायबिलिटी। आप रहे कहाँ हो, कितने दिन इंडिया में रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी लायबिलिटी क्या बनती है, वो ये चैप्टर सिखाता है। कौन सी आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी कैटेगरी में होगी। तो ये चीज़ हमने पहले भी इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर मैं देखो, मैं कह रहा हूँ साफ साफ कि इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टाइम कम है, थोड़े बहुत करा पाऊंगा। आपको सारे करने हैं तो पुरानी प्लेलिस्ट देखें, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो उससे भी काम ले सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं रेजिडेंस ऑफ असेसी। पढ़ो। The scope of the total income of an assessee along with his residential status is determined with reference to his residence in India in the previous year. तो जो भी इसकी इनकम है वो प्रीवियस ईयर में रहने के अकॉर्डिंग होता है। इस पर आगे रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। एक का मतलब होता है कि भाई रहने के हिसाब से, दूसरे में है नागरिकता। ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। जो हमारी टैक्स के बारे में बात की गई है उसका सिटीजनशिप से लेना कोई देना नहीं है, लेना देना नहीं है। एन इंडियन मे बी अ non-resident and a foreigner may be a resident for income tax purposes. तो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से एक इंडियन नॉन रेजिडेंट कहला सकता है और फॉरेनर रेजिडेंट कहला सकता है, वो अगर वो इंडिया में कितने दिन रहा हो। इस पे पर्टिकुलर एक शर्तें बनी हुई हैं, कंडीशन है, उनको फुलफिल करेगा, जो भी करेगा वो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, The resident of a person may change from year to year, but citizenship cannot be changed every year. तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो ईयर टू ईयर चेंज होता है, लेकिन सिटीजनशिप कभी भी ईयर टू ईयर चेंज नहीं होती। अ पर्सन may be a resident in more than one country for the same previous year. बस समझ गए होंगे आप। एक रेजिडेंट पर्सन जो है वो मोर देन वन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वो रेजिडेंट कहला सकता है प्रीवियस ईयर के अंदर। Different type of residents. कैसे कैसे टाइप के होते हैं? On the basis of resident, the assessee are divided into three categories. Persons who are resident in India, popularly known as ordinarily resident. एक पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है वो एक क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरा, Person who are not ordinarily resident in India. एक पर्सन जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, सेकंड केस हो गया। थर्ड, Persons who are non-resident. नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इसको चार्ट के तौर पर डिफाइन किया गया है। चार्ट आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। एक तो है रेजिडेंट, एक है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अंदर भी दो पार्ट हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से किस कंडीशन में क्या क्या होगा। बाकी इसमें कुछ कहने की कोशिश की है। There are separate rules for determining the रेजिडेंस ऑफ डिफरेंट काइंड types ऑफ असेसी। द डिफरेंट काइंड ऑफ असेसी में आपने लिया है। असेसी इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो सकती है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बाद इसमें कंपनीज, लोकल अथॉरिटी, सबके लिए ये रूल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल के लिए, एक अकेला व्यक्ति के लिए। आप उसके आगे बुक में पढ़ सकते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी या फिर और भी फर्म वगैरह के बारे में रूल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जैसे हम लोग आपस में, एक अकेला इंसान। resident, ordinarily resident.
An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the following basic बेसिक conditions. कंडीशन, यानी एक जो इंडिविजुअल है रेजिडेंट इन इंडिया कब कहलाएगा, जब वो इन दोनों में से जो हमारी फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है बेसिक कंडीशन में से कोई फुलफिल कर देगा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन दो हैं, दो में से कोई एक भी पूरी कर दे तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी जोड़ी जाती है, वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि एक तो है एक तो है बेसिक कंडीशन, एक एडिशनल कंडीशन भी होती है, ठीक है। तो अभी इसने बोला था रेजिडेंट के लिए, ठीक है। अब रेजिडेंट तो ये हो गया रेजिडेंट, लेकिन इसके अंदर भी दो कैटेगरी, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। इसके लिए बेसिक कंडीशन भी देखी जाती है कि क्या है वो। पहला पढ़ते हैं फर्स्ट। He has been in India in the previous year for a period of 182 days और मोर, यानी कि एक इंसान जो इंडिया में प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी कि असेसमेंट ईयर से पहले वाले साल में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो तो वो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। सेकंड क्या है? He has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year and is in India for at least 60 days during the previous year. इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, जो प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर से पहले वाले साल में 60 दिन इंडिया में होना चाहिए। 60 दिन मतलब 2 महीने, यानी जहाँ पे वो 6 महीने की बात कर रहा था फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पे कितना कर दिया? 60 दिन। आसान कर दिया, एक साल में 60 दिन रह सकता है, 2 महीने तो कोई भी काट लेगा, ठीक है। लेकिन उस प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में कुल मिलाकर 365 डेज इंडिया में रहा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को उसने टिपिकल बना दिया कि भाई प्रीवियस ईयर से भी पहले के 4 साल के अंदर वो इंडिया में होना चाहिए। प्रेजेंट कितने दिन? 365 दिन। अब ये ज़रूरी नहीं एक साथ रहना चाहिए, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, ऐसे करके रह सकता है इंटरवल में के हिसाब से। तो ये तो हो गया रेजिडेंट के बारे में। बाकी आपके बुक तो आपके पास भी होगी, सुन तो आपने लिया होगा। अब आता है एक्सप्लेनेशन। An individual who is a citizen, इसमें है एक्सेप्शन to the above rules of 60 days stay in India. अब एक्सेप्शन दे रखा है, 60 डेज वाली बात कर रखी है कि किन लोगों को ये वाली फॉलो नहीं करनी है, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसके बारे में कुछ बोला गया है। तो अगर दिख रहा है तो ठीक है, हम पढ़ें। An individual who is a citizen of India and leaves India in any previous year for the purpose of employment or as a member of the crew of an Indian ship must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days. यानी कि एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया को छोड़ के जाता है प्रीवियस ईयर में, किस पर्पज़ से? एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, या फिर मेंबर ऑफ क्रू मेंबर है इंडियन शिप का। तो ऐसी कंडीशन इंडिया छोड़ के जाता है तो उस केस में उसे 60 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं करनी, उसे करनी पड़ेगी 182 डेज वाली, ठीक है। ये तो था इंडिया सिटीजन के लिए जो यहाँ से जा रहा है। अब आता है दूसरी बात। If any citizen of India or a foreign national of Indian origin who is living outside India comes on a visit to India in the previous year, he must have stayed in India for at least 120 days. If total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakhs during the previous year, and if total income other than income from foreign sources up to 15 lakh during the previous year, he must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days. अब इस बात को उसने क्या कह दिया? पहली बात तो समझो कि भैया इफ़ एनी सिटीजन इन इंडिया और अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई बाहर का व्यक्ति है या इंडिया का व्यक्ति है जो बाहर रह रहा है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन का व्यक्ति है जो बाहर रह रहा है लेकिन इंडिया में आता है घूमने फिरने के लिए, है ना, comes to visit to in India previous year, he must have to stay in India at least 120 days. ऊपर बोला था ना 182 डेज रहना चाहिए, यहाँ पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उसके इनकम में। तो इसने बोला इफ़ टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को हटा के कोई भी इनकम एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में उसने यहाँ पे रहकर कमा लिया है 15 लाख से ज़्यादा, तो 120 डेज इंडिया में रहता हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो 60 दिन वाली ना करके ये 120 डेज अगर वो रहता है, 4 महीने रहता है, तो वो सेकंड कंडीशन फुलफिल करता हुआ माना जाएगा। कब? जब उसकी कमाई 15 लाख से ऊपर होगी।
लेकिन 15 लाख से कम हो या 15 लाख तक हो, अप टू बोला ना दूसरी कंडीशन में, फिर यहाँ से बोला था प्रीवियस इफ टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अप टू 15 लाख। अब भी पहले एक्सीडिंग बोला, अब अप टू बोला। 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही मस्ट हैव स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंस्टीड ऑफ 60। तब उसको 15 लाख तक की कमाई है, 15 लाख से कम तो 182 डेज रहना पड़ेगा 60 डेज़ के बजाय। लेकिन 15 लाख से ज़्यादा कमा लिए तो ये 182 डेज़ वाली कंडीशन घट के रह जाएगी 120 दिन। रियायत देती इसको इनकम के तौर पे। ये पहले नहीं होता था, अब है। शायद लास्ट ईयर वाली बुक में भी होगा, तो आप अगर पुरानी प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एक इंसान जो बाहर रहने वाला है, इंडियन ओरिजिन पर्सन होता है वो इंसान जिसके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, 1947 से पहले पैदा हुए हों, इस तरह से मान लो, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन पर्सन कहलाता है। In other words, in the case of individual covered by the above two exceptions, only conditions A is to be satisfied to become a resident in India and condition B has no significance at all. अगर पहली पूरी करते दूसरी जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह से बोलने की कोशिश की है। आगे In exception first, employment includes self-employment like business or profession. जैसे ऊपर बोला था एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वर्ड के अंदर क्या क्या आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइक बिजनेस और प्रोफेशन टेकन अप बाय एसएससी अब बोर्ड, ठीक है। अब इंडियन ओरिजिन को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, पढ़ो जरा। Indian origin means that either he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India. Further comes on a visit to India in the previous year means that he may come to India for any purpose whatsoever it may be, business purpose or personal purpose of any nature, or he may come to meet his relations, or he may come for a pleasure trip only घूमने फिरने के लिए आया हो, मिलने के लिए आया घर वालों से ना, या बिजनेस पर्पस आया, तो वो कम्स टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर माना गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में कुछ है, पढ़ो जरा कुछ काम। Any individual who is a citizen of India and a member of the crew of a foreign bound ship leaving India, the period or periods of stay in India shall in respect of such voyage be determined as may be prescribed. वो ये बोला कि इसमें घूमने जो शिप में बोला था जाने के लिए, उसके लिए बोल रखा है। अब आता है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, तो इसको एक्सप्लेनेशन किया गया होगा कि 182 डेज इंडिया में रहना ये ज़रूरी नहीं एक साथ रहना है। हो सकता है पहले कुछ महीने इंडिया में रहे, फिर बाहर घूम के आ जाए, फिर आ जाए वापस, फिर रहे, तो इस तरीके से टोटल करके 182 डेज होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। लगातार नहीं, एक जगह नहीं, कहीं भी रह सकता है इंडिया के किसी कोने में, ऐसा बोला गया है। फिर ये 365 वाला कुछ फ़ायदा नहीं पड़े, ये पढ़ लेना बेटा आराम से, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कम लग रहा है, उसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन किया गया। अब है डीम टू बी रेजिडेंट। अब ये क्या चीज़ है, ये पढ़ते हैं यहाँ से दिख जाएगा बढ़ो। An Indian citizen who is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature shall be deemed to be a resident in India. The condition for deemed residential status applies only if the total income other than income from foreign sources exceed 15 lakhs during the previous year. तो प्रीवियस ईयर से एक्सीड है तभी हम मानते हैं 120 डेज वाली कंडीशन। बाकी एडिशनल कंडीशन पढ़ दो, इसमें क्या है। In fact, in order that an individual may become ordinarily resident in India, he has to satisfy both the following conditions besides satisfying any one of the above बेसिक कंडीशन। तो अगर वो बेसिक कंडीशन साथ साथ अगर ये इनमें क्या नाम है एडिशनल कंडीशन 2 फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, है ना। तो ही हैज़ बीन इन रेजिडेंट इन इंडिया इन at least 2 out of the 10 previous year preceding the relevant previous year. देखो लिखने का तरीका भी यही होगा, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एट लीस्ट 2 out of 10। अगर 10 साल में, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में 2 साल इंडिया में रहता है कोई इंसान, ठीक है, तो वो एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है। फिर दूसरा क्या है, He has been in India for at least 730 days in all during the 7 previous years preceding the relevant previous year. हाँ, अगर कोई जैसे पिछले प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहता है, तो वो सेकंड
एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी ने 2 साल इंडिया में रह लिया है तो उसे एक्सप्लेन करने का तरीका यही होगा, हम यही लिखेंगे ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट एट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। तो इससे क्या आसान हो जाता है लिखना। सेम लाइन हम लिख देंगे अगर वो 730 दिन पूरे कर रहा है। अब आगे बोलता है इन कंडीशन, First, resident of 2 years out of 10 years preceding the previous year means that the assessee must have satisfied at least one of the basic Basic condition conditions are for 2 years out of 10 years preceding the previous year. और सेकंड कंडीशन वही है 730 दिन, और वो भी कब, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल कर दी है। अब जब भी ये फुलफिल कर देगा, एक बेसिक और 2 एडिशनल, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, इसके बात करते हैं। इफ़ एन Individual satisfies any one of the above basic condition A or B but does not satisfy the aforesaid 2 एडिशनल conditions, he is said to be non-ordinarily resident. Section 6 subsection 6 का A. ए। तो अगर कोई भी पर्सन है जो बेसिक कंडीशन ए और बी में से पूरी कर रहा है, लेकिन जो एडिशनल कंडीशन उनको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब थोड़ा पेज पलटता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ सीधे सीधे इसी पाते हैं, ये पॉइंट जो है ना, नॉन रेजिडेंट, ये कब होगा। If an individual satisfies none of the aforesaid basic conditions A and B states under the head resident, he is said to be a non-resident. In this case, additional conditions are irrelevant. इररिलेवेंट, अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो एडिशनल की तो बात छोड़ दो। ठीक है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो रेजिडेंट कब कहलाएगा बेटा, जब वो बेसिक कंडीशन कोई भी फुलफिल कर रहा हो। ऑर्डिनरी कब कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, देखो रेजिडेंट तो हो गया ये, जैसे ये हम कह रहे हैं केस में रेजिडेंट तो हो जाएगा अगर ये बेसिक कंडीशन पूरी करता है। ऑर्डिनरी कब कहलाएगा, जब बेसिक कंडीशन साथ साथ 2 एडिशनल कंडीशन भी पूरी करेगा। अगर उसने बेसिक कंडीशन पूरी करी लेकिन एडिशनल नहीं करी है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कोई बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पा रहा, तो नॉन रेजिडेंट। तो हम कैटेगरी करेंगे 3 कैटेगरी में, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कौन सी इनकम इनके लिए टैक्सेबल होगी नहीं होगी, उसके लिए प्रॉपर चार्ट बनाया गया है। मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा तो कोई वैसे भी नहीं देखने वाला। ठीक है, पूरी वीडियो देखा करो, स्किप करके मत देखा करो, है ना। और डिस्क्रिप्शन कुछ चीज़ लिखी है उसे पढ़ लो, फॉलो करो। ठीक, अब चलते हैं चार्ट पे। देखो आपको देखने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू अनडिवाइड फैमिली के लिए यही रेजिडेंट रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का पोर्शन यहाँ दे रखा है। सेम हिंदू अनडिवाइड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन और पर्सन के लिए दे रखा है। तो इसके लिए आप पढ़ना आराम से, थोड़ी सी मेहनत आप भी करना। ठीक है, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलना चाहिए आपको, मेहनत नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तभी तो बच्चे कहते हैं कमेंट में ये लाइन कहाँ से आई, वो कहाँ से आई। मैं कहा थोड़ा सा मेहनत करो। तो ये चीज़ भी आपको करनी है तैयार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल के लिए पूछेगा ना कि कोई इंसान इंडिया का रहने वाला विदेश भी जा रहा है, वापस आ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो रेजिडेंट है कि नहीं है, वो तो हम इन कंडीशन से देख लेंगे। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका फैमिली बिजनेस चल रहा है वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी, उसके लिए रूल्स पढ़ना पड़ेगा। और जो पढ़ ले वो कमेंट में बताए कि मैंने तो पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको कंपनीज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप भी करना, पढ़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मेन है और जो हमने अभी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आप इलस्ट्रेशन, हाँ इलस्ट्रेशन जरूर तैयार करना। सेकंड इलस्ट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 यानी 3-4 इलस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा जो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, छोटा वाला क्वेश्चन, वो आप कर जाओगे कि वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके करना पड़ता है। ठीक है, पता तो हमें पढ़ते ही चल जाता है कि भाई इतना दिन इसने इंडिया में रुका नहीं रुका। 182 डेज़ का मतलब था 6 महीने, किसी ने 6 महीने काट लिए तो 182 डेज़ पूरे कर लिए। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो तो बड़ी हो गई, 15 मिनट, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा। अब आगे आते हैं इस चार्ट पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको मैं यहीं ख़त्म कर दूँ, इस वीडियो को ये सब बता के। ठीक है, फिर क्वेश्चन में करेंगे आगे। हाँ, ये वो है टैक्स इंडिसेंस इन, हाँ इन ब्रीफ बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आएगी।
8 पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक है। आंसर है यस 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 यस, और ऐसे नो नो कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। कोशिश करते हैं क्या है समझने की, बहुत आसान तरीके से। पहला पढ़ो, शुरू के, मैं पेन चला सकता हूँ क्या? शुरू के 4, वो ऐसे 4 हैं, बहुत आसान है। 4 में भी 2 दो के जोड़े हैं, ठीक है। पढ़ो। Income received in India, whether accrued or arise in India or outside India. ये कहता है इनकम रिसीव्ड हुई है इंडिया में, वेदर एक्रूड और अराइज इंडिया में हुई हो या इंडिया से बाहर। यानी इसको बोल सकता हूँ मैं, इंडिया में मिली, इंडिया से बाहर कमाई या इंडिया में कमाई गई, ऐसी बात है। तो कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाई गई हो, इंडिया से बाहर कमाई हो, लेकिन रिसीव कहाँ हुई? इंडिया में, तो वो तीनों में यस होगा। तीनों मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया। पहले रिसीव था, डीम्ड टू बी रिसीव लिखा, मिली हुई मानी जाए, मिली नहीं है, मिली हुई मानी जाए, कंफर्म ही है 80% मिली जाएगी, ऐसा कुछ बोला। तो अगर मैं बोलूँ कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, चाहे वो इंडिया में कमाई गई हो, इंडिया से बाहर कमाई गई हो, तब भी वो तीनों में यस है। तो इसका दोनों का मतलब ये है, बाहर कमाई या इंडिया में कमाई, लेकिन मिली कहाँ? इंडिया में। India. या तो मिली या मिली हुई समझी जाए, ये 2 पॉइंट ऐसे बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया आउटसाइड इन इंडिया। यानी कहना चाह रहा है इंडिया में कमाई हो, इंडिया में अराइज हुई हो, ठीक है, चाहे इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले, तब भी वो तीनों में यस है। ऐसे यहाँ पे है फोर्थ, इनकम डीम टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया में कमाई हुई समझी जाए या अराइज हुई हुई समझी जाए, ये चाहे इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले, ये भी तीनों में यस। तो इसका मतलब यह है इंडिया में कमाई, इंडिया से बाहर मिले या इंडिया मिले, तीनों में यस। बाहर कमाई इंडिया में मिले या इंडिया में मिली हुई समझी जाए, तो वो भी तीनों में यस है। 4 पॉइंट तीनों में यस है, ठीक है। बाहर कमाई इंडिया में मिली, इंडिया में कमाई बाहर मिली, तो तीनों में यस, इस तरह से सोच लेना। 5th पॉइंट आता है हमारा, देख पा रहे हैं? हाँ बोलो। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब है आपको इनकम रिसीव्ड अक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस। आपको इनकम कहाँ मिली? बाहर मिली, ठीक है। अराइज भी हुई, मिली भी बाहर, लेकिन वो बिजनेस या प्रोफेशन जो सेटअप है वो इंडिया में है, या फिर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। तो इससे हम इसमें इस इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आपको इनकम बाहर रिसीव हुई है, बिजनेस से हुई है, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। या फिर प्रोफेशनल सेटअप कहाँ है? इंडिया में। तो फर्स्ट 2 में यस और थर्ड वाले में नो। एक और पढ़ो। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। अभी कहता है कि बाहर इनकम मिली, बिजनेस से मिली, कंट्रोल भी बिजनेस बाहर से ही हो रहा है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है उसका, और प्रोफेशन भी सेटअप आउटसाइड इंडिया ही है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ वो फर्स्ट में यस, बाकी 2 में नो। अगर वो इंडिया से कंट्रोल होता था फर्स्ट 2 में यस होता वो, लेकिन बाहर से बाहर का सब कुछ है, तो 1 में यस, 2 में नो। अब आगे को देखो। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। आपको कोई भी इनकम बाहर से मिली, बाहर ही मिली है, अराइज भी बाहर ही हुई है, और वो अदर सोर्सेज से है, कैसे भी अलग सोर्सेज से, तो फर्स्ट में यस, बाकी 2 में नो। मतलब कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। 7th और 6th। 8th, इनकम अक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस। इसे पास्ट अनटैक्स इनकम भी बोलते हैं हम, इसे नो 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 नो, ठीक है। पहले की इनकम है, बहुत पहले की है, उसे कमाई हुई चीज़ को बाद में इसे इंडिया में भेजा गया है, ठीक है। पास्ट अनटैक्स इनकम, तो क्लियर रहेगा, ठीक है। इसे पढ़ लेना। बाकी इसमें मेहनत कम है क्वेश्चन करने में, बस लिखना है, टोटल करना है, कुछ ज़्यादा प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का कोई यूज़ नहीं है। तो यही इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपने पूरी देखी है तो धन्यवाद, और बाकी डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा तो पढ़ना, फॉलो करना, और मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन वाली वीडियो के साथ, ठीक। बाय बाय।